बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम इन द मैथ शो विद IK। नाज़रीन, आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं डॉक्टर साहिब भट्ट साहब। ही इज़ अ PhD इन इकनॉमिक्स। और जो अगर मैं आपको इनका डिटेल इंट्रोडक्शन ये ख़ुद भी कराएंगे, लेकिन जो मैं पहले इनका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में UN के काफ़ी प्रोजेक्ट हेड किए, बल्कि अब वो फ़ॉरेन ख़ुसूसतन अफ्रीका के ममालिक में कुछ प्रोग्राम से उनको हेड कर रहे हैं। नाज़रीन, आजकल अगर करंट सर्कमस्टांसिस में देखें तो दुनिया में सिक्योरिटी के बहुत हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं और हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन जो असल सिक्योरिटी है उसको हज़रत इंसान भुला के बैठा है, जो कि फूड सिक्योरिटी है। अगर आपको खुराक और पानी ना मिले तो इससे बहुत सारे अफराद जा बहक हो सकते हैं। तो आज हमने डॉक्टर साहब को मदऊ किया है कि इस मौजू के ऊपर वो हमें इंफॉर्मेशन दें। तो सबसे पहले दोबारा उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी खैरियत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप पाकिस्तान आए और आपने इतने मुश्किल तरीन अपने हालात में आपने हमारे लिए टाइम निकाला। पहले आ जाते हैं फूड सिक्योरिटी के ऊपर ही, क्योंकि हमारा जो आम नाज़िर है उसको फूड सिक्योरिटी का बिल्कुल अदराक नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी डॉक्टर साहब आप खुद करें। हो सकता है मैं आपको इंट्रोडक्शन सही नहीं करा सका, तो वो भी करा दो। और पहला ही क्वेश्चन जो इसके साथ आप जोड़ें तो व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी और किसी भी मुल्क के लिए इसकी क्या अहमियत है? हाँ ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था उस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी किसी को पता नहीं था। ये बिल्कुल एक नई चीज़ है यहाँ पे आजकल। लेकिन इस पे सबसे पहले मैंने काम सन 2000 में स्टार्ट किया था और सन 2000 में किसी को ये पता नहीं था कि फूड सिक्योरिटी है क्या चीज़। लेकिन ये एक डेवलपिंग फिनोमेना था पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। इसलिए हमने कहा कि पहले से इस पे हम काम करें ताकि जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो उसको टैकल करें उस ताकि वो लोग फूड इनसिक्योर ना हो फ्यूचर में। तो हमारा पहला जो पब्लिकेशन रिपोर्ट आया था वो सन 2002 में हमने पहला WFP के प्लेटफॉर्म से रिलीज़ किया था, फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। और हमने उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज फूड सिक्योरिटी की मैपिंग की थी कि कहाँ पे कितने लोग फूड इनसिक्योर हैं और कितने लोग फूड सिक्योर हैं और कितने फूड इनसिक्योर हैं। तो इसको हमने उसके मुख्तलिफ जो है जो क्रॉस सेक्टर थे लाइक जेंडर एंड अदर फिनोमेना उसको भी हमने टच किया था। मुख्तलिफ ट्राइब्स नो कौन ज़्यादा बैकवर्ड है, किसको ज़्यादा नहीं मिलती चीज़ें। अब ये कि डिफिनीशन पे मैं आता हूँ कि अब इसका डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योरिटी का। और ये इससे पता चलता है कि फूड सिक्योरिटी एक काफ़ी डायनामिक किस्म की चीज़ है। तो ये कहते हैं ये FAO का जो डिफिनीशन 1996 में उन्हें फूड सिक्योरिटी का को डिफ़ाइन किया था और अभी तक वो डिफिनीशन चल रहा है और उस पर मज़ीद काम होता है, इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन डिफिनीशन वही है। और वो मैं उर्दू में बता दूंगा, वो तो है इंग्लिश में, लेकिन उसका मैं तर्जुमा थोड़ा करता हूँ कि वो कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी तब होती है जब हर वक्त हर शख्स को काफ़ी महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक तक जिस्मानी और माशी रसाई हासिल हो, जो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात और खुराक की तरजीहात को पूरा करे और एक फ़आल और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुफीद हो। अब ये कंप्रहेंसिव डिफिनीशन है फूड सिक्योरिटी का। अब इसका मतलब ये है कि इंसान को रसाई हो फूड तक, खुराक तक, और वो खुराक सिर्फ खुराक ना हो जिस तरह के हमारा पाकिस्तान में हमने देखा है कि जितने भी गरीब लोग हैं, आप देहातों में जाएं तो वहाँ पे लोग गंदम की रोटी खाते हैं और रोटी के साथ थोड़ा बहुत सालन या कोई और चीज़ ले लेते हैं, बाकी वो रोटी खाते हैं। तो उसकी खुराक का 80% हिस्सा सिर्फ रोटी होती है और बाकी 20% हिस्सा उसका थोड़ा मोड़ा सा वेजिटेबल या जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो होती है। वो भी मैं बाद में बताऊंगा कि उसका क्या हशर नशर है। लेकिन ये है कि पहले तो मैं इधर बता रहा हूँ कि वो क्यों फूड इनसिक्योर है। उसका पेट तो बड़ा है, लेकिन वो जो खुराक है वो न्यूट्रिशन खुराक तो नहीं है, क्योंकि वो तो सारा सा स्टार्च ही खाता है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट ही खाता है। उसके पास और मुतबादिल कोई चीज़ तो है नहीं, उसने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिए, उसका प्रोटीन कहाँ चला गया, वो तो है नहीं, वो विटामिन चला गया, न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले गए, वो कुछ भी नहीं है उस पे। थोड़ा गरीबों को इसमें ज़रा समझाए ना, जैसे ये तो चीज़ें हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, राइट।
थोड़ा सा आसान अल्फाज में अगर इसको समझाएं। अच्छा, मैं अभी आता हूँ उस पे, ताकि इस थोड़ा सा और मज़ीद इसको क्लियर, ये मैं सिर्फ डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता कि ज़्यादातर गरीब लोग फूड इनसिक्योर क्यों होते हैं, और जितने भी गरीब लोग हैं दुनिया में वो सारे फूड इनसिक्योर होते हैं। ये एक दिमाग में रखना है कि जो गरीब हो वो फूड इनसिक्योर भी हो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुराक का पूरी पूरा। अब कर- ये है कि सिंपल डिफिनीशन में ये है कि खुराक के 10 बड़े ग्रुप से 10, और उस 10 ग्रुप में कम से कम 5 ग्रुप आपको हर हफ्ते खाना है, कम से कम मिनिमम। अगर वो 5 ग्रुप के फूड आप खुराक नहीं खाएंगे हर हफ्ते में तो आप फूड इनसिक्योर है, तो आपके पास बड़े पैसे भी हो। तो इसमें ये भी है कि दुनिया में बहुत से लोग फूड इनसिक्योर इसलिए भी होते हैं कि उनका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, हाँ, यानी उनकी तरजीहात, खुराक के जो तरजीहात है वो डिफरेंट है। मसलन बहुत से लोग बाज़ इलाकों में बाज़ चीज़ें नहीं खाते, जिस तरह इंडिया में लोग कहते हैं कि गोश्त बिल्कुल नहीं खाते, हाँ, तो उसका अगर सब्स्टिट्यूट भी उसको न मिले, हाँ, मुतबादल भी न मिले, तो फूड इनसिक्योर सारा 100% फूड इनसिक्योर लोग होंगे, ओके। क्योंकि उसने वो फूड ग्रुप नहीं लिया। तो उसमें मसलन एक ग्रुप है सीरियल का, तो सीरियल में जो है सीरियल के सारे जो दानेदार ग़िज़ा है, जिसमें गंदम है, मकई है, मिलेट जौ है, हाँ, सारगम है, हाँ, ये सारे जो है ये सीरियल में आते हैं। चावल है, ये एक ही ग्रुप है, उसमें से जो भी का वो सारा स्टार्च ही है। तो ये सीरियल ग्रुप है। उसके साथ ट्यूबर ग्रुप है जो उसके साथ ही वो मिला है, वो भी उसका जो खासियत है वो भी इसके साथ बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ट्यूबर में जो आते हैं पोटैटो आता है, तभी जो डॉक्टर कहे इसका डायबिटिक हो तो उसको ये 3 चीज़ें नहीं खानी ना, रोटी, चावल और आलू, और ये सारे तकरीबन एक कैटेगरी की चीज़ें हैं। तो उसमें ट्यूबर आते हैं कि आलू भी है, उसमें कसावा भी है, स्वीट पोटैटो भी है, जो भी ट्यूबर्स हो ज़मीन से निकलते हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये स्टार्च ग्रुप है। अब ये है कि ये ग्रुप आप जितना भी खाएँगे आपको वो मिकदार तो दे देगा, लेकिन आपको बाकी चीज़ें नहीं देगा। इसलिए दूसरा ग्रुप जो है उसका वो है डेयरी का ग्रुप, मसलन आप मिल्क, योगर्ट, बटर, ये चीज़ें, ये ग्रुप। तीसरा ग्रुप मीट का ग्रुप है, तो मीट में सारे मीट आ जाते हैं, उसमें फ़िश भी आता है, चिकन भी आता है, बीफ भी आता है, मटन भी आता है। तो इस ग्रुप में से आपको कोई ना कोई चीज़ हफ्ते में 1-2 बार खाना है। अगर आप नहीं खाएँ तो आप फूड इनसिक्योर रहेंगे। तो इस तरह वेजिटेबल एक अलग ग्रुप है, उसमें सारी सब्जियाँ आ जाती है। फ्रूट्स एक अलग ग्रुप है जिसमें सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। इस तरह फिर ऑयल अलग ग्रुप है जिसमें सारे ऑयल कंपोनेंट आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है शुगर वाला ग्रुप है जो स्वीट ग्रुप है, जिसमें सारे जो मीठी चीज़ें हैं शुगर के साथ साथ, जिस तरह हनी भी हो, जो भी हो, जो मीठी चीज़ें हैं वो सारे इस कैटेगरी। तो ये तकरीबन 10 ग्रुप है। उस 10 ग्रुप में आपको 5 ग्रुप इम्पोर्टेंट है। अगर 5 ग्रुप आप खाते हो हर हफ्ते में तो आप फूड इनसिक्योर नहीं होंगे। अब ये कि गरीब के पास इतने पैसे तो नहीं कि 5 ग्रुप खाए ना, उसमें ये है कि वो अगर मिल्क का जो बाय डेफिनिशन हम कहते हैं, अगर आप चाय में मिल जाते हो ये काउंट नहीं होता, क्योंकि वो बहुत छोटा थोड़ा-सा मिकदार होता है, सर स्पाइसेस आप डालते हैं तरकारी में, हमारे वो यहाँ काउंट नहीं होते। हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब बगैर दूध के चाय है बनती ही नहीं है। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चाय में जो दूध डालते हो ना, वो उस ग्रुप में काउंट नहीं होता। नहीं होता। चाय, कॉफ़ी ये आपको वैसे इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन ये किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इससे ये आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं देते। समझ आ गई ना? जी, जी। वो ये है कि आप लस्सी पियो, दही खा लो, दूध का गिलास पी लो, फिर इस ग्रुप में आप शामिल हैं। शामिल है। इसका मतलब है कि आपने जो मिल्क का जो ग्रुप है, डेयरी का ग्रुप है, उससे आपने कुछ खाया। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा अच्छा, आप- मैं उसको और मज़ीद चलता हूँ, आप दूसरे सवाल थोड़ा पेंडिंग रखो। अच्छा ठीक है। ताकि थोड़ा-सा यही आपका दूसरा सवाल जो है, अभी उसको तकरीबन मैं शुरू कर रहा हूँ कि ये इस फूड इनसिक्योरिटी के 3 बड़े पिलर है, कंपोनेंट है, 3 बड़े कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ये है कि खुराक की दस्तयाबी, खुराक मौजूद है कि नहीं। अब ये दस्तयाबी जो है ये मुख्तलिफ लेवल पे है। घर के लेवल पे, घर में खुराक मौजूद है कि नहीं, मसलन आटा है, चीनी है, जो भी है, दालें हैं कि नहीं है। हाँ, कंट्री लेवल पर भी सूरत हाल है। मसलन यो क्यों कहते हैं कि जो खुराक कम है, हाँ, हमें इम्पोर्ट करने फलाना चीज़, और बेहतर चीज़ें पाकिस्तान इम्पोर्ट करते हैं। तो ये है कि इम्पोर्ट तब भी करते हैं कि हमारी ज़रूरत है, लोगों को चाहिए। हाँ, तो अवेलेबिलिटी फूड की, ये खुराक की दस्तयाबी, ये बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे। ये पहला हिस्सा है। अगर दस्तयाबी ना हो तो आप फूड इनसिक्योर है। कोई भी चीज़ दस्तयाब ना हो, आप फूड इनसिक्योर है, क्योंकि वो आपको मिल नहीं रहा।
दूसरा जो है, जो इससे इम्पॉर्टेंट फेलर है, वो खुराक तक रसाई है, एक्सेस टू फूड। मसलन बाजार में तो बेताशा फूड यहाँ पड़ा है, बड़े अच्छे अच्छे कीमती चीज़ें, लेकिन मैं नहीं खरीद सकता। तो फूड तो है, हाँ, बस अच्छे अच्छे फ्रूट्स है, घर में है, सब्ज़े है, अंगूर है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि खरीद। तो फिर भी आप फूड इनसिक्योर है, क्यों खा नहीं सकते ना। असल एंड तो आप खा ले, अगर आप खा नहीं सकते तो इसका मतलब है कि आप फूड इनसिक्योर है। और जो थर्ड ग्रुप है, वो उस खुराक का इस्तेमाल है, यानी उसकी डाइजेशन है, खाना। तो अगर फ़र्ज़ किया आपके पास साफ पानी नहीं है, तब भी आपका खुराक डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर्ली। अगर आप बीमार हैं, तब भी आपका प्रॉपर्ली नहीं होगा। अगर आपका कोई और इशू है सेहत का, तब भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड कंपोनेंट है, वो डायरेक्ट हेल्थ के साथ लिंक है, ये फूड सिक्योरिटी का। अब आके तीनों अगर काम कर रहे हो प्रॉपर, फिर आप फूड सिक्योर समझ। तो ये मैं बड़ा शार्ट उसमें हम डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने देखा है कि जो डिज़ास्टर आते हैं, मसलन अर्थक्वेक आया था, हम गए थे उसमें, फ्लड आ गया, उसमें हम गए थे, उसमें फिर हमने देखा कि उसमें ये फ़र्क नहीं है कि गरीब कौन से अमीर कौन से, सबके पास खुराक नहीं होता। क्योंकि खुराक कहाँ होगा, बाजार नहीं है, उनके बर्तन सारे चले गए, कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं, टूट गया, अब वो कहाँ से लाएगा। इसलिए वो उस वक्त फिर आपको पॉवर्टी का पता नहीं चलता, हर एक फूड इनसिक्योर हो गया। मतलब आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फूड तक रसाई भी फूड इनसिक्योरिटी की। हाँ, फूड इनसिक्योरिटी का, ये बात आप ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, हम दोनों पाकिस्तानी हैं। यहाँ तो पाकिस्तान को अगर आप देखिए, अभी जो करंट सर्कमस्टांसिस हैं, इसमें कौन से जो है ना, हमें ये ख़तरा आने वाले टाइम में ख़तरात दरपेश हो सकते हैं। अच्छा, ये तो सवाल भी आपका अच्छा है, और ये है कि ये एक अगर आप स्टार्ट करें इवन सन 2000 से अभी तक हम आ रहे हैं, और इसमें हर साल फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज़ होती जाती है, उसमें डिक्लाइन नहीं आता। उसके कई एक रीज़न है, वो बाद में मैं बताता हूँ, लेकिन फ़र्ज़ का एक पहला जो आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो ह्यूज कंजम्पशन है, जो लोग खाते हैं खुराक का, वो वीट है। वीट हाँ, और वीट का जो कंजम्पशन है, उसके सेकंड पे राइस आता है। वो आपको बाद में मैंने बनाया है कि लोग कहाँ से कहाँ जंप कर गए हैं। अब वीट जो था, मैं आपको बड़ा लंबा उसमें टाइम सीरीज में नहीं जा रहा, लेकिन 2024 में जो ऑफिशियल टारगेट था, पाकिस्तान का ऑफिशियल टारगेट था 29.6 मिलियन टन्स इनका टारगेट था, और उस वक्त उनका क्रॉप बहुत अच्छा था, और प्रोडक्शन 31.8 मिलियन मीट्रिक टन हुई थी, यानी उनकी टारगेट से ज़्यादा हुई थी, गवर्नमेंट ने किया था। तो उनके पास ताज़ा सरप्लस आ गया। इनका तकरीबन कहते हैं कि ये टारगेट से 17% ज़्यादा प्रोडक्शन किया। जो पाकिस्तान का जो रिक्वायरमेंट है पिछले 3-4 सालों से, वो 28 से 29 मिलियन टन्स के बराबर, कभी 28.5 हो गया, कभी 29, इसके आगे पीछे, ये टोटल डिमांड है। अब अगर इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब है कि उनके पास थोड़ा सरप्लस आ जाता है। अगर इससे ज़्यादा नहीं करते तो फिर ये है कि ये अपना आपका जो डिमांड है वो मीट नहीं करता। फिर इसमें ये है कि हमने एक सर्वे पहले किया था कि तकरीबन 2 मिलियन मीट्रिक टन तक जो है ये गंदम और आटा यहाँ से अफ़गानिस्तान भी जाता है जी। और फिर कई अब उन्होंने कुछ पाबंदी लगाई, लेकिन फिर भी जाता कुछ तो जाता रहता है। तो ये है कि वो भी आप प्लानिंग में शामिल करेंगे कि अगर आपका 29 अपना खर्चा है, तो आप चाहिए कि आप प्लस 2 मिलियन टन्स और भी प्रोड्यूस करें, जो बाहर जाता है, लीकेजेस होती हैं, जो भी होता है, फिर उसमें वेस्टेजेस वगैरह चीज़ें भी आती हैं, जो कभी उस पर हमने काम नहीं किया, ये आपको लमसम में बताता हूँ। फिर 2025 में जो गवर्नमेंट का टारगेट था वो वही था 29.6 बिलियन। उनका ख्याल था कितना तो होगा, लेकिन ये कि उसमें जो प्रोडक्शन हुआ वो 29 मिलियन हुआ, उससे कम हो गया, 2% कम हो गया। और उसका जो रीज़न था वो ये था कि लोगों ने कम बीट लगाया, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रोक्योर सिस्टम है उसमें काफ़ी क्लास और प्रॉब्लम्स, तो प्रोक्योरमेंट इतना गवर्नमेंट ने प्रॉपर नहीं किया, ज़मींदारों को उसके बेनिफिट नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, रेट कम लगाया,
तो एक तो उसकी वजह से डिक्रीज़ हो गया, और दूसरा ये है कि थोड़ा ड्राउट भी था मुल्क में, रेनफॉल कम था सीज़न में, तो जो रेनी क्रॉप थे, बारिश वाले जो वीट प्रोडक्शन है, वो उसमें कमी आ गई थी, तो इससे 2%। अब ये है कि पिछले साल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उससे ज़िम्मेदार अब है कि कई जगहों पे लोगों ने जुलूसें भी निकाली, उनको पैसे भी नहीं मिले, हाँ, उसमें थर्ड पार्टीज़ आ गए। फिर ये है कि उन्होंने और सूबों को भी बहुत कम से कम एक्सपोर्ट किया लिया, तो ज़मींदारों को चूँकि मुआवजा बहुत कम मिला, तो अभी जो नया क्रॉप आ रहा है उसकी फोरकास्ट ही है गवर्नमेंट का, तो वही तकरीबन टारगेट है 29.68, थोड़ा सा उन्हें बढ़ा दिया मिलियन टन्स टारगेट है, लेकिन अभी एस्टिमेशन ये है कि अंदाज़तन 28.1 मिलियन टन्स पैदावार इस दफ़ा की चांसेस है अगर बारिश और रेन ठीक होगा, तो इसका मतलब है कि ये 5% कम है टारगेट से, और इसके हिसाब से अब प्रॉब्लम ये है कि इनको अगर टोटल अगर चाहिए तो उसमें सप्लाई गैप जो है वो तकरीबन 1 से 2 मिलियन टन उनका सप्लाई गैप, ताकि ये तकरीबन 2 मिलियन टन कहीं से इंपोर्ट करे, तभी इनका जो गैप है ये पूरा हो जाएगा, अदरवाइज ये डिफिसिट में होंगे, यहाँ पे क्राइसिस आ सकते हैं फर्क की। अच्छा, थोड़ा सा इसके साथ एक अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनली भी सर्कमस्टांसिस जोड़ लें, या आगे आप जो बताना चाह रहे हैं वो पहले बता लें, फिर साथ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का हो गया ना विद इन द स्टेट। अच्छा, मैं पाकिस्तान में चूँकि ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी है, तो मैंने थोड़ा सा इस पे मज़ीद थोड़ा रिसर्च किया जी जी। कि आपको ये बता दूँ कि लोग जो हैं उनकी जो इनकम और उनका जो प्राइसेस है मार्केट, वो उस मेकनिज़म पे थोड़ा सा, बंदा महंगाई का रोना रो रहा है ना, हाँ। महंगाई महंगाई महंगाई। हाँ, तो इसलिए है कि अभी ये गवर्नमेंट का डेटा मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट स्टेटस है 2024-25 का, जी उनका लेटेस्ट सर्वे है, और उनकी जो प्राइस इंडेक्स है, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स, सारी चीज़ों मिला के उनको वेटेज देते हैं और फिर उसका वो प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, तो वो है कि हमने इसको कंपेयर किया है 2018-19 से, और अब कि उस से लेके अब तक क्या फ़र्क पड़ा। क्योंकि यहाँ पे हुकूमतों के ऊपर भी बहुत इल्ज़ाम लगते हैं ना, एक हाँ। पार्टी की हुकूमत है फिर, लेकिन हम एक से असल में 2018-19 बिल्कुल पीटीआई का बिल्कुल स्टार्ट शुरू वाला ईयर था, तो मतलब है कि वो अब भी नहीं कह सकते कि उन्होंने उसमें कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट किया, इसलिए मैंने दरमियान में आखिरी साल नहीं किया ना कि किसी गवर्नमेंट का वो उसमें इशू ना हो, नहीं, ये लेकिन हम स्टेट की जिम्मेदारी है ना हाँ, सर, इसमें तो हम कोई पार्टी भी की ईयर ले हाँ, सकते हैं, और ये गवर्नमेंट स्टेटस, हाँ तो इसलिए इर्रिस्पेक्टिव कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो हमने गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक उठाया, जी, और वहाँ पे जो उनका जो प्राइस इंडेक्स में जो इंक्रीज आया है, जी प्राइस मार्केट प्राइस में, ऑल फूड्स जो इकट्ठे करें, एवरीथिंग, ऑल आइटम्स, फूड एंड नॉन फूड, तो इंक्रीज जो आया 152%, 152%। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट में 161% आया, और फूड में तकरीबन 159% या 160% फूड आइटम्स में इंक्रीज आया ये सालों में, 2018 से लेके अब 2024-25 तक, यानी लास्ट ईयर, दिस ईयर ने, इस ईयर में और भी इंक्रीज आया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और अब मैं आपको कंपेयर करता हूँ ना, थोड़ा सा एक बात क्लियर करें डॉक्टर साहब कि 2018 में भी ये इसी तरीके से हमारा किसान और मेहनत कर रहे थे, और अब भी उसी तरह कर रहे हैं ना, मेहनत वही करते हैं, उसको फर्क नहीं आया। मैं आपको इनकम की बात हूँ ना, इनकम पे आ जाए। कि प्राइस उनके लिए जो चीज़ें खरीदता है वो 152% बढ़ गए, लेकिन वो जो चीज़ें जो इनकम उसका आता है, हाँ जी, उसके मैंने 2 क्विंटाल लिया, अगर आप क्विंटाल पे समझते हो या नहीं, उन्होंने जो अपना डेटा बनाया है, एक तो ओवरऑल कि ओवरऑल कितना इनकम है, और एक ये फिर उन्होंने क्विंटाल बनाए, फर्स्ट क्विंटाल मीन्स द बॉटम 20%, जो गरीब 20% है, जिसकी सबसे लो इनकम है, उसका फर्स्ट क्विंटाल, सेकंड क्विंटाल जो उससे ज़रा थोड़ा ऊपर है, नया ग्रुप बना है, फिर थर्ड क्विंटाल उससे ऊपर, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो ज़रा अमीर और रूल हो गए।
तो मैंने पहले 1-2 क्विंटल लिए, जो गरीब है और थोड़ा सा गरीब से ऊपर है, बॉर्डर लाइन पे। हाँ, ठीक है। वो दो ग्रुप, उनकी इनकम, क्योंकि उनकी इनकम मैटर करती है, उनकी फूड सिक्योरिटी कहाँ चलेगी। हाँ, तो उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई 80%, 80.5%, बहुत द बड़ा फर्स्ट ग्रुप increase, की। बहुत सेकंड बड़ा ग्रुप की 89.8%। सो कहाँ 125, कहाँ 80%। अब देखो इसमें कितना बड़ा गैप है। बहुत बड़ा, हाँ, बहुत उस बड़ा। गैप जो है, गैप मैंने आइडेंटिफाई किया है कि गैप इन प्राइस एंड इनकम जो है फर्स्ट ग्रुप का 71% गैप है। 71% गैप बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज। अगर आप प्राइस में गरीबों के इनकम और प्राइस में अगर आप देखो कंपैरिजन, वो जो है ये गैप बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब है कि वो खुदकशियों पे आएगा बहुत से लोग, वो बिल्कुल बॉटम पे चले गए, उनका पास कोई गुंजाइश नहीं है। सेकंड ग्रुप 62% उनका गैप है, तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप भी ऑलरेडी फूड इनसिक्योर है। ये 100% फूड इनसिक्योर है, ये दोनों ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। और ये 40% बनते। पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन, ये स्टेटिस्टिक बोल रहा है कि फूड इनसिक्योर है। अब आगे थर्ड ग्रुप में भी कुछ है, लेकिन वो हम मजीद उस पर कैलकुलेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर पता चलेगा कि थर्ड ग्रुप में कितने फूड इनसिक्योर है या कितने फूड सिक्योर है। लेकिन ये दो ग्रुप तो श्योर है कि ये आगे मैं आपको बता भी दूंगा कि इसमें प्रॉब्लम की। इनका जो फूड का जो गैप है, खुराक का जो गैप है, वो 159% इंक्रीज था, 159%। और उनका इनकम तो वही है ना, 80% इंक्रीज है। इसका मतलब है कि उनका गैप और भी 78% गैप आया। यानी लोग कहते हैं ना कि ठीक है, कीमतें बढ़ गई तो लोगों की इनकम भी बढ़ गई। ये गवर्नमेंट का स्टेटस है, मैं नहीं बोलता। तो वो उनकी पैसे तो प्राइसेस तो 152% बढ़ गए। उसमें बात तो 300% बढ़े हैं, जो डीजल पेट्रोल की बात करें। लेकिन ये कि हम तो ओवरऑल मिला के अच्छा डॉक्टर बात साहब, हमने बात करनी है, बिल्कुल करनी है, और जो इंफॉर्मेशन है वो देनी ही देनी है। तो इसमें आपको बोलना पड़ेगा और बताएं असल स्टेट जो है ना, ये जो निकल रही है रिसर्च, उसके मुताबिक बोलें, हाँ, जो गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स है उसी के हिसाब से मैं उसी के बोलता हूँ। हिसाब से। हाँ, मैं उसमें अपना कोई चीज़ में मैं नहीं मिलाता, ताकि कोई भी उसको तहकीकात करे। तो तो यहाँ पे गवर्नमेंट से इल्जाम लगते हैं ना, कुछ चंद पॉलिटिकल पार्टी से, एक पार्टी दूसरे पे लगाती, दूसरी पार्टी से, लेकिन ये तो सीधी सीधी हकीकत है। अच्छा, अब आपको और स्टेटिस्टिक बताता हूँ जो आपको मजीद भी क्लियर हो जाएगा। कोई इस पर मजीद फिर बात करेगा तो मजीद उस पर बात करेंगे। इन चीज़ों पे किसी ने तहकीक नहीं की, इसलिए ये किसी को पता नहीं है। तो मैं आपको जो ये बता रहा हूँ कि जो लोगों का जो स्पेंडिंग थी, खर्चा, क्योंकि उसको ओवरऑल इनकम कम हो गया, तो उसने हर चीज़ पे अपना जो खर्चा है, स्पेंडिंग, वो कम किया। तो अब ये है कि उन्होंने कौन सी चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट हो गई। मैंने दो उसको बनाए, एक तो है कि ओवरऑल सारे लोगों पे, और एक ये है कि जो फर्स्ट क्विंटाइल है, जो 20% गरीब है, उन पे क्या असर हुआ। सीरियल क्रॉप में, सीरियल आपको तो पता चल गया, 0.2% ओवरऑल डिक्रीज हो गया स्पेंडिंग, यानी पैसे जो कम खर्च हुए, जो खर्च है। हाँ, क्योंकि उनके पास इतना हिसाब नहीं था ना, वो कहाँ से कम करें। तो उन्होंने कहा चलो ओवरऑल उसमें गरीब अमीर दोनों हैं, तो उसने 0.2% रिड्यूस किया। और जो फर्स्ट क्विंटाल है उसने 0.1%, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। गरीब आदमी जो है वो अपना तकरीबन 70-80% जो उसका इनकम है वो खुराकी पे लगाते हैं, क्योंकि उसकी इनकम इतनी है कि घर की खुराकी वो ले सकता है। तो जितना आपका परसेंटेज ऑन फूड इंक्रीज होता है, इतना आप गरीब होते जाते हो। अगर आपका परसेंटेज ऑन फूड कम होता जाता है तो आप बेहतर होते जाते हो। अब पाकिस्तान में ऑन एवरेज जो है 50% से थोड़ा अबव है, 50.6 और 50.2 कहीं मैंने लिखा है, मैं देखूंगा। इतना जो है वो फूड पे लोग खर्च करते हैं। ये ओवरऑल ये नहीं, गरीब लोग जो लोग नेसेसरी नीड्स है ना जी गरीब की, जो उसने रोटी तो खानी खानी है, उसके रोटी तो कहानी हो, तो पैसे सारे जो कमाएगा पहले रोटी लाएगा ना घर में। हाँ, रोटी लाएगा, रोटी लाएगा, ऑयल लाएगा, चाय लाएगा, ये जो दूध खुराक के लाएगा। आइटम से। हाँ, बाकी जो थोड़े बचे 20% या 30%, उस पे हाँ, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, मोबाइल का भी करते हैं। हाँ, सब कुछ करें। बता सका। अब भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो है, जो सबसे बड़ी कमी आ गई है लोगों की कंजम्पशन में, वो गोश्त है। ओवरऑल 4.6% लोगों ने अपना स्पेंडिंग कम किया खुराक इस पे, मीट। और गरीब लोगों ने 4.2 या रेडी तोड़ा ले रहा था। गरीब जो है वो मैंने आगे बना है, आपको एक दिखा दूंगा कि पूरा महीने में तकरीबन 100 ग्राम
पर कैपिटा मीट खाते थे, पर हेड 100 ग्राम अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब पूरा महीने में। यहाँ पे तो मतलब है कि वो फूड सिक्योरिटी हो नहीं सकता ना। 100 ग्राम क्या चीज़ है यार, घर में 6 बंदे हो तो इसका मतलब है कि आधा किलो वो गोश्त उन्होंने लाया, और आधा किलो गोश्त में वो जो है वो पूरा घर ने खाया, तो एक दिन खाया ना या 2 दिन खाया, बस ख़त्म। अब पूरा महीना तो गोश्त नहीं है। ये कैलकुलेशन यही बता रहा है। फिर ये है कि उसके बाद जो डिक्रीज़ आ गई वो मिल्क और चीज़ में आ गई, एग्स मिल्क, इसमें 2.5% स्पेंडिंग कम हो गई लोगों की। तो इस तरह जो है बाकी ज़रा थोड़े से कम डिक्रीज़ हो गए, इसलिए फ्रूट पर भी डिक्लाइन हो गया, लेकिन फ्रूट पहले से इतना नहीं खाते थे, इसलिए उसका डिक्लाइन भी 0.1% है, कोई बड़ा नहीं है। अब ये है कि उन्होंने किस चीज़ पे इंक्रीज़ किया, सब्जियों पे। अब देखो पहले भी हम बोलते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी का जो बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि जब दाल महंगी हो गए तो गरीब ने सब्जियां खाना शुरू की। अब उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो सब्जियों वो से आता है, सब पल्सेस से आता है ना। तो अगर गोश्त नहीं है और आप पल्सेस भी खाते हो तो आपका वो बैलेंस हो जाता है, आपको वहाँ से प्रोटीन मिल जाता है। अब सब्जियां ठीक है, बड़े अच्छी हैं, वो खाना चाहिए, उसमें विटामिन और बाकी चीज़ें, लेकिन वो प्रोटीन और वो कहाँ से आएगा, वो आपसे चला गया, लिहाजा आप फिर फूड इनसिक्योर हो गए। आप तो उन्होंने ज़्यादा जोर वेजिटेबल पे डाला, क्योंकि कहीं से तो पेट भरना है ना। तो अभी गंदम से और सब्जियों से पेट भरता है, ये बाकी चीज़ें माइनस हो गई तकरीबन सारी। हाँ, तो बाकी छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हैं। हमारे प्रोग्राम के 3 कम से कम सेगमेंट बनेंगे जो हमारे ठीक है। नजर, हमारा जो फॉर्मेट है ना वो 12 से 15 मिनट का है। ठीक है। तो अभी पहले पार्ट में हम नाजरीन से इजाज़त चाहते हैं, दूसरे पार्ट में हम डॉक्टर साहब के साथ बात करते हैं, तो फिर आपको दूसरा पार्ट जो अगली इन्फॉर्मेशन है वो सेकंड पार्ट में मिलेगी। पहले पार्ट से इजाज़त जी, अस्सलाम वालेकुम।